नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल द ब्यूरोक्रेट्स क्लब में। हम लोगों ने साइंस एंड टेक की शुरुआत की थी बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए और अब तक हम लोगों ने 4-5 लेक्चर कंप्लीट कर दिए हैं। और जो भी इम्पोर्टेंट लेक्चर था उसे मैंने पहले कवर किया है, तो आप सीरीज वाइज देख सकते हो। और बिलीव मी, अगर आप इतना कवर कर लेते हो तो डेफिनेटली आपका जो साइंस एंड टेक का करंट अफेयर्स है उससे बियॉन्ड आपका कुछ नहीं आएगा। कुछ एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चंस भी हम देखेंगे जो प्रीलिम्स में पूछे गए हैं और आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं हमारे इस चैनल पर तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम आने वाले समय में बिहार स्पेशल का करंट अफेयर, बिहार स्पेशल का स्टैटिक टॉपिक कवर करवाने वाले हैं अलोंग विथ यूनियन बजट, बिहार बजट, ये जो भी आपके डायनेमिक इकोनॉमिक्स के पार्ट हैं। तो आपको बस रिवाइज करना है, शांति से सुनना है। एक बार भी आप शांति से सुन लेते हो लेक्चर को तो याद हो जाएंगी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर साथ के साथ याद भी हो जाता है। हम आपको अंडरस्टैंड उसी प्रकार से करवा रहे हैं। तो आपको बस चिंता नहीं करनी है, आपका एग्ज़ाम निकलेगा। ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट इन योरसेल्फ। जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में लिखो, यस आई विल बी गोइंग टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। तो ये माइंडसेट अभी बनाना है आपको। लगभग लगभग 80 डेज बचे हैं एग्ज़ाम के। हालांकि नोटिफिकेशन नहीं आया है अभी तक, लेकिन जल्द ही आ जाएंगे। तो आपको ट्रस्ट बनाकर अपना माइंडसेट एग्ज़ाम मोड में लाना पड़ेगा, ताकि आपका जो समय है, कीमती समय है, उसे आप यूटिलाइज करें और आपकी प्रिपरेशन मजबूत हो प्रॉपर तरीके से। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम हेल्थ को कवर करेंगे और हेल्थ के अंदर लगभग लगभग सब टॉपिक्स हैं उसे हम कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक है आपका ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था। आपने सुना होगा कि इलोन मस्क की जो कंपनी है न्यूरोलिंक, उन्होंने एक ह्यूमन पेशेंट पर ब्रेन चिप डाल दिया है माइंड के अंदर। तो ये जो ब्रेन चिप है या फिर ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है, ये क्या कर सकता है? तो पहली बात तो ये कि ये थॉट्स को एक प्रकार से कंप्यूटर पर रिफ्लेक्ट करवा सकता है, मोबाइल पर रिफ्लेक्ट करवा सकता है। जैसे आपने स्टीफन हॉकिंग का नाम सुना होगा, तो वो बोल नहीं सकते थे, तो उनके अंदर बहुत सारे डिवाइसेस माइंड के ऊपर सेट किए गए थे और उसके माध्यम से वो कम्युनिकेट करते थे। तो सिमिलरली यहाँ पर एक चिप बनाई गई है और इस चिप को माइंड में इंसर्ट किया गया है। और जो भी व्यक्ति कुछ भी करना चाहता है या एक्सप्रेस करना चाहता है, तो ये कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन जाएगा, प्रोसेसिंग होगा और फिर उस प्रकार से जो डिवाइसेस हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, ऑडियो हो, वो आपका परफॉर्म करेगा। तो ये जो आपके पेशेंट्स होते हैं जिनको लकवा मार गया होता है, जो बोल नहीं सकते, जो एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपने आप को, या फिर ऐसे ही जो थॉट के आधार पर अपने डिवाइसेस को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये आपका ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस होगा। तो यहाँ पर आपको मैंने बेसिक समझा दिया है। अब यहाँ पर आपको याद क्या रखना है कि ये जो आपका ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस इम्प्लांट है, जो ह्यूमन में किया गया है, ये कौन सी कंपनी ने किया है? तो इलोन मस्क की कंपनी है न्यूरोलिंक, ठीक है। तो न्यूरोलिंक ने इस ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस को इम्प्लांट किया है और इसका जो नाम दिया गया है अपने प्रोडक्ट का, उसका नाम है टेलीपैथी। तो ये याद रखना है प्रोडक्ट का नाम। और आपको पता होगा बीपीएससी कहीं ना कहीं जो इस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछती है। जैसे 69th बीपीएससी में भी आपका जो आ, पूछा गया था रोबोट, ह्यूमनाइड रोबोट के बारे में, तो आपको ये पूछा जा सकता है। तो पहला टॉपिक कंप्लीट करते हैं। अब मूव करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जिसको आपको ध्यान रखना है। जैसे आपका ईईजी, ईईजी भी आपका ब्रेन एक्टिविटीज को मैप करता है, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी। इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा। अगर आपने पढ़ा है तो आप बताओ हमें किसको डिस्कवर, मतलब इसको बनाने वाला कौन है। उसके बाद आप ये फुल फॉर्म जरूर याद रखना। एमआरआई का तो आप फुल फॉर्म याद रखते ही हो, एमआरआई स्कैन का नाम भी आपने सुना होगा, ठीक है।
लेकिन एफएमआरआई का नाम आपको ध्यान रखना है। एफएमआरआई मतलब फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्या नाम हुआ? फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। बस एमआरआई का नाम याद रखो और एफ आगे मतलब फंक्शनल। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं जो न्यूरल एक्टिविटी हो रही होती है माइंड के लेवल पर, उसको ये स्कैनिंग करता है। अगर आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको दिमाग खोल कर रखना है। काफ़ी वाइड एप्लीकेशन हो सकते हैं हेल्थ केयर में। किसी व्यक्ति जो बीमार है उसके लाइफ स्टाइल इम्प्रूव हो सकते हैं। ठीक है, रिसर्च के फील्ड में, ब्रेन के फील्ड में रिसर्च, इन सब में आपका एप्लीकेशंस होगा। अब हम चलते हैं कुछ बेसिक्स, साइंस के बेसिक में। आपको पता है कि ये जो हमारा ब्रेन है इसमें मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, और न्यूरॉन्स एक प्रकार से कम्युनिकेशन का काम करते हैं। यानी कि आपको कहीं हाथ में दर्द होता है या पैर में दर्द होता है, लेकिन आपका सिग्नल माइंड के पास जाता है। ठीक है, और फिर माइंड बताता है कि अच्छा यहाँ पर ये घटना हुई या फिर ये दर्द कर रहा है। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द न्यूरॉन्स। ठीक है, तो इसको हम नर्व सेल्स भी कहते हैं, और दीज आर कॉल्ड इंफॉर्मेशन मैसेंजर, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन भेजते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर बस नाम सुन लेने हैं, याद रख लेने हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो, न्यूरॉन्स कंप्राइज ऑफ डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस एंड एक्सोन। तो ये जो आपका न्यूरॉन है जो माइंड में होता है, ऐसे आपके मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, माइंड में। तो एक तो आपका डेंड्राइट्स है, आप देख सकते हो ट्री लाइक ब्रांचेज, जैसे गाछ के पेड़ के ब्रांचेज होते हैं उस प्रकार से आपको दिख रहा है। उसके बाद आपको न्यूक्लियस भी दिख रहा है। उसके बाद ये जो एक्सोन है जो बेसिकली न्यूरॉन्स को कनेक्ट करता है, मतलब एक इसको कनेक्ट कर दिया फिर इसको कनेक्ट कर दिया, तो उसको कनेक्टिंग है, उसको हम एक्सोन कहते हैं। तो होप यू अंडरस्टूड। तो ये बेसिक आपका काम हो गया है। अब एक रिलेटेड कंसेप्ट है बायो कंप्यूटर। तो बायो मतलब आपका रिलेटेड टू ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन आप कह सकते हो। कंप्यूटर मतलब जो आपका टेक्नोलॉजी है। तो अगर हम बेसिकली टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर पाते हैं ब्रेन कल्चरिंग के साथ, तो उसको हम बायो कंप्यूटर कहते हैं, है ना। ब्रेन कल्चर्स ग्रोन इन द लैब, और उसको हम रियल वर्ल्ड सेंसर से एक्टिवेट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, ताकि डिवाइसेस के साथ हम कम्युनिकेट कर सके, एक्सप्रेस कर सके। तो ये बेसिकली बायो कंप्यूटर। हालांकि चांसेस बहुत कम है कि बीपीएससी इस टर्म पर क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, वो है आपको एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक जो भी हमने आपको पढ़ाया है आप समझ गए होंगे, और अगर समझ गए हो तो आप जल्दी से बताओ। मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ, एफएमआरआई का क्या फुल फॉर्म है। ठीक है, और जिस कंपनी ने ब्रेन चिप इंटरफेस को लॉन्च किया है उस कंपनी का नाम क्या है, जल्दी से आप बताओ, इससे आपका रिवाइज भी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम दूसरा टॉपिक, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। इसको समझना बहुत आसान है। इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको, कि जैसे आप कोई दवाई खाते हो, लेट से कि इन्फेक्शन हो गया शरीर में। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और उसके लिए दवाई हम खाते हैं, मेडिसिन हम लेते हैं। लेकिन क्या हो, वो मेडिसिन्स उस वायरस पर या बैक्टीरिया पर असर नहीं कर रहा है, असर उसका खत्म हो गया। हम दवाई ले रहे हैं लेकिन वो असर नहीं कर रहा है। तो ऐसी प्रक्रिया जब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो एंटीबायोटिक्स या फिर जो आपके दवाई हैं उसका असर नहीं हो पाता है, तो उसे हम कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। आप तोड़ सकते हो शब्द को, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस यानी कि जो माइक्रोब्स है, यानी कि वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जब वो रेसिस्टेंस दिखाने लगे दवाइयों के प्रति, तो उसे हम कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। इट कैन बी दवाई, इट कैन बी वैक्सीन, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये बेसिक चीज डेफिनेशन आपको ध्यान रखना है, उसके अलावा नहीं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर यूपीएससी ने वैसे पहले क्वेश्चन पूछ रखा है, लेकिन उम्मीद कम है कि बीपीएससी पूछे स्टेटमेंट टाइप कि काउजेज क्या है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के। लेकिन हम लोग एक स्टेप ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा हमें काउज के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर आप ओवर यूज या फिर मिस यूज करते हो एंटी माइक्रोबियल्स का, यानी कि लेट से कि इन्फेक्शन नहीं है फिर भी दवाई खाए जा रहे हो,
तो वो भी कहीं ना कहीं एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस डेवलप कर सकता है। अवेयरनेस नॉलेज ना होना, क्वालिटी अफोर्डेबल मेडिसिन ना होना, और एंटीबायोटिक्स अगर हम लाइव स्टॉक फार्मिंग यानी कि लेट्स से कि जो गाय है, भैंस है, या फिर अदर लाइव स्टॉक एनिमल्स है, उनको अगर कुछ दिक्कत होती है, उनको हम दवाई दे रहे हैं, या फिर दूध की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए उनको दवाई दे रहे हैं, तो ऐसे में भी एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस हमारे अंदर आ सकता है अगर हम उनके प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क वो सब कंज्यूम करते हैं। तो ये लंबा प्रोसेस है, इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन आपको बेसिक पता हो गया होगा, ठीक है। और एक कीवर्ड आपको ध्यान रखना है, ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस। तो जब हम ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस की बात करते हैं तो इसमें 3 क्राइसिस जो साइमल्टेनियसली अकर हो रहे हैं। एक तो क्लाइमेट चेंज का क्राइसिस चल रहा है, आप देख ही रहे हो, धुआंधार टेम्परेचर बढ़ रहा है। उसके बाद पॉल्यूशन, धुआंधार पॉल्यूशन है आपके सिटीज़ में। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो ये सब आपका इंटरलिंक है और ये कहीं ना कहीं प्लैनेट को बर्बाद करने पर तुली है। तो इसलिए ये अच्छा कीवर्ड है, आप मेंस में भी यूज कर सकते हो। तो फिर से रिकॉल करते हैं, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस क्या है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। काउजेज क्या है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के, ये भी कमेंट सेक्शन में आप बताओ। उसके बाद कुछ रिलेटेड कंसेप्ट है, बायोफिल्म्स। तो बायोफिल्म्स क्या होता है? एक प्रकार से आप ऐसा समझ लो कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको हम ऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, चाहे टिश्यू हो गया, चाहे आपका सेल हो सकता है, चाहे आपका कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हो सकता है। उस पर जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की थिन लेयर चढ़ जाती है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि लेट्स से कि यहाँ पर बैक्टीरिया बैठ गया, यहाँ पर वायरस बैठ बैठ गया, यहाँ पर कोई पैरासाइट्स बैठ गया, तो ये थिन लेयर बना देता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं अगर हम कुछ दवाई या मेडिसिन या वैक्सीन दें तो हो सकता है उस जगह पर वो असरदार ना हो, क्योंकि उसने प्रोटेक्टिव लेयर बना दिया है। तो इसी को हम बायोफिल्म्स कहते हैं, इन रेसिस्टेंस लेयर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट फॉर्म्स ऑन एंड कोट्स वेरियस सरफेसेस। और ये आप ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट्स हो, इट कैन बी द वाटर पाइप्स, इट कैन बी लाइक आप अगर दांत, नकली दांत लगवा रहे हो तो वहाँ पर भी आपका बैक्टीरिया, वायरस बैठ सकता है, लेयर बना सकता है, ठीक है। इवन मेडिकल इम्प्लांट्स, मेडिकल इम्प्लांट्स यानी कि जैसे हार्ट में हम इम्प्लांट करते हैं तो वहाँ पर भी हो सकता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताया, इससे ज़्यादा आपको नहीं जानना है। अब हम चलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। वैसे तो इसके बारे में आपको अच्छे से पता होगा। जब हम बात करते हैं डिजीज की, तो डिजीज में एक तो कम्युनिकेबल डिजीज हो सकता है, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो सकता है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ आप कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज किसे कहते हैं। यस, कम्युनिकेबल को हटा दो तो नॉन कम्युनिकेबल बच गया। कम्युनिकेबल मतलब जो कम्युनिकेट हो सके एक पर्सन से दूसरे पर्सन, यानी कि इस प्रकार से इन्फेक्शंस आप समझ लो, जैसे कोविड-19 कम्युनिकेबल है, या फिर इन्फ्लुएंजा, सर्दी खांसी जुकाम, आप छींकते हो दूसरे को सर्दी खांसी हो जाती है, कम्युनिकेबल, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने हैं, अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। नॉन कम्युनिकेबल का मतलब जो ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड नहीं होगा, लेकिन ह्यूमन के अंदर वो बीमारी रहेगी लंबे समय के लिए, जैसे कैंसर, जैसे हार्ट डिजीज, अस्थमा, ये सब आपके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। टीबी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, मतलब टीबी, सॉरी, टीबी जो है वो तो बैक्टीरिया से काउज होता है, तो वो कम्युनिकेबल डिजीज आ गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो ये मैंने आपको बेसिक्स बता दिए। अब कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो एक लाइन में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक है 75/25 इनिशिएटिव। तो ये जो इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया गया है टू डील विथ हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज, यानी कि जो डायबिटीज पेशेंट्स हैं उनको डील करने के लिए हम ये इनिशिएटिव लाते हैं। और हाइपरटेंशन मतलब जो काफ़ी ज़्यादा ब्लड प्रेशर सब हाई हो जाता है, तो उस सिनेरियो को हम देखते हैं। तो ये बेसिक आपको ध्यान रखना है। ये जो इनिशिएटिव है ये किस फील्ड से रिलेटेड है, तो हेल्थ के फील्ड से रिलेटेड, उसमें भी क्या आपका डायबिटीज़ सबसे रिलेटेड है, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड है। ऐसे आप याद रख सकते हो। तो कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के। मैंने आपको बताया रिस्पायरेटरी डिजीज, डायबिटीज, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कैंसर, वो सब आपके हो जाते हैं। और कम्युनिकेबल डिजीज़ के एग्जांपल्स मैंने बहुत सारे बता दिए, तो आप यहाँ से देख सकते हो, उसके ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे देखो,
टीबी का हमने नाम लिया और टीबी आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से हम रिकॉल करवाते हैं आपको। बताओ आप 75/25 इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है? जल्दी से आपको ध्यान में आ जाना चाहिए। तो अगर हम बात करें टीबी की, तो सबसे पहली बात तो हमने आपको बताया ये आपका कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्प्रेड हो सकता है। कैसे स्प्रेड होता है? आप छींकते हो, बोलते हो, तो जो ड्रॉपलेट्स है हो सकता है वो दूसरे व्यक्ति पर पड़ जाए, ठीक है। ब्लड ट्रांसमिशन से भी हो सकता है, बहुत सारे प्रोसेस हैं। तो आपको प्रोसेस में नहीं ध्यान रखना है, आपको बस जो मैंने हाईलाइट किया है वही ध्यान रखना है। तो टीबी जो है कम्युनिकेबल डिजीज है और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। बैक्टीरिया का क्या नाम है? तो बैक्टीरिया का नाम है आपका बैसिलस माइकोबैक्टीरियम, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया का नाम याद रखना है। और किस जगह पर ये अफेक्ट करता है? तो जो हमारा फेफड़ा है, लंग्स, उसको अफेक्ट करता है, लेकिन लंग के बाहर भी अफेक्ट कर सकता है, लीवर सबको भी अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और एक चीज़ याद आपको ये रखनी है कि WHO ने, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2023 भी रिलीज किया है। तो किसने रिलीज किया है? WHO के बारे में आप 5 पॉइंट्स हमें बताओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्टैटिक पोर्शन हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि ये आप कवर करो, कुछ सर्च करो और फिर जो भी डाटा है आप इकट्ठा करें, याद वहीं पर कर लो, ठीक है। और टीबी को डील करने के लिए एक प्रकार से दवाई जो दी जाती है, उस दवाई का नाम आप याद रख सकते हो, आइसोनियाजिड, रिफाम्पाइन, इथेब्यूटोल, पायरिज़िएमाइड। तो बस लाइन में याद रखना है कि हाँ ये सब जो है टीबी के ट्रीटमेंट के लिए है, ठीक है। तो क्या कोई वैक्सीन है टीबी के प्रिवेंशन के लिए? तो बचपन में ही दी जाती है वैक्सीन, आपको भी पता होगा, BCG वैक्सीन, जिसका नाम है बैसिली कैलमेटे ग्यूरिन। और सिर्फ यही वैक्सीन है जो टीबी के रोकथाम के लिए दी जाती है, ठीक है। इसीलिए अगर किसी व्यक्ति को टीबी से बचाना है तो सबसे पहली बात तो ये कि उनको वैक्सीनेशन करवाना होगा। इसलिए वैक्सीनेशन ड्राइव भी चलती है हमारे देश में, राज्य में। क्यों? ताकि इन सब कम्युनिकेबल डिजीज से बचा जा सके, ठीक है। और बीपीएससी ने वैक्सीन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है, दो दो क्वेश्चन पूछा है 69th में। तो हम वैक्सीन को भी डिटेल से कवर करवा देंगे एक अलग से लेक्चर में, ताकि आपको कोई भी चिंता, डाउट ना रहे। तो अब 2-3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। एक निक्षय पोषण योजना, और इस योजना के तहत बेसिकली जो टीबी पेशेंट्स होते हैं उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट दिया जाता है, यानी कि खाने के लिए कुछ इंसेंटिव्स, पैसे दिए जाते हैं, सो दैट वो अपने न्यूट्रिशन को कायम रख सके, ठीक है। उसके बाद देयर इज अ टारगेट, टारगेट है कि 2025 तक आपका भारत टीबी मुक्त हो जाए, यानी कि जो टीबी की बीमारी है वो भारत में ना बचे, इसके लिए ये टारगेट रखा गया है। तो ये टारगेट याद रखना है, कब तक हमें एलिमिनेट करना है। तो 2 पॉइंट्स हमने देख लिया। उसके बाद एक तीसरा आता है बी पाल। तो अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए बी पाल क्या है, तो एक प्रकार से 6 मंथ का, 6 महीने का दवाई का डोज है जो टीबी के ट्रीटमेंट में दिया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, सिकल सेल डिजीज। ये आपका कुछ इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस पर बीपीएससी ने पहले साइंस में भी क्वेश्चन पूछे हैं, तो इसको हम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। तो जब हम बात करते हैं सेल की, तो सेल इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, अगर हम कहें तो, ठीक है। और सिकल सेल डिजीज क्या होता है? ब्लड में काउज होता है। ब्लड में कैसे काउज होता है उसको हम समझेंगे। जैसे सबसे पहले आप देखो, हमें पता है कि जो ब्लड वेसल्स है उसमें आपका हेमोग्लोबिन फ्लो करता है, आरबीसी होता है, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल रेड ब्लड सेल है, आपको देख रहा होगा लाल लाल कलर का, आपको सर्कुलर शेप में दिख रहा है आरबीसी, और ये नॉर्मल हेमोग्लोबिन है, ठीक है। हेमोग्लोबिन बेसिकली ऑक्सीजन सबको भी ट्रांसपोर्ट करता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन किसी व्यक्ति को अगर सिकल सेल की बीमारी हो जाए, तो आप देखो जो सिकल होता है ना, जिसको आप कहते हो एक प्रकार से हसुआ, जिसके माध्यम से आप फसल काटते हो, सिकल टाइप का होता है, इस टाइप के शेप का होता है। तो जब सिकल सेल डिजीज होता है तो व्यक्ति का जो आरबीसी है वो सिकल टाइप का हो जाता है, एक प्रकार से जो आपका आधा चांद है उस टाइप से हो जाता है। तो जब ब्लड वेसल में ये आरबीसी या हेमोग्लोबिन ट्रेवल करती है, तो एक प्रकार से ये एक दूसरे में फंस जाती है। तो फंस जाती है तो यानी कि जो आरबीसी का फ्लो है या फिर हेमोग्लोबिन का फ्लो है वो स्मूथली नहीं होता है,
एंड बिकॉज ऑफ दैट स्टक हो जाता है, और इसके कारण कहीं न कहीं जो ऑक्सीजन की सप्लाई है या फिर हीमोग्लोबिन की सप्लाई है, वो कम हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को थकावट एंड आयरन सब की भी कमी नज़र आती है। इसलिए हम ये भी बोलते हैं कि अनीमिया हो गया है, खून की कमी है, आयरन की कमी है, ये सब आपने नाम कॉमन सुने होंगे। तो ये है आपका सिकल सेल डिजीज़। सबसे पहली बात ध्यान रखना, ये आपका जेनेटिक डिजीज़ है, यानी कि हो सकता है ये पेरेंट्स से भी बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है? तो इतना बात आपको ध्यान रखना है। और सिकल सेल डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए सेल बेस्ड जीन थेरेपी को अप्रूवल दी गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कैसगेवी एंड लिफजीनिया, ये बेसिकली ट्रीटमेंट का नाम है। बस आपको नाम याद रखना है, इसके डिटेल में बिल्कुल नहीं जाना है। और मैंने आपको बता ही दिया है सिकल सेल डिजीज़, 2-3 पॉइंट आप देख लो, हेमोग्लोबिन डिसऑर्डर, और कहीं न कहीं ऑक्सीजन की जो ट्रैवलिंग प्रोसेस है उसको ये अफ़ेक्ट करता है, ठीक है? और इट कैन लीड टू आई प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, पेन, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। जो मैंने आपको बताया। और टारगेट है इंडिया का सिकल सेल को एलिमिनेट करने का 2047 तक। तो आपको ये टारगेट याद रखना है, क्योंकि बीपीएससी टारगेट पर भी क्वेश्चन पूछ रही है। अब यहाँ तक तो हमने कवर कर दिया। अब आते हैं हेमोग्लोबिन, ये आपका स्टैटिक टॉपिक है, तो यहाँ पर स्टैटिक टॉपिक भी आपका रिवाइज हो जाएगा। तो जब हम हेमोग्लोबिन की बात करते हैं, तो हेमोग्लोबिन जब ब्लड वेसल्स में ट्रेवल करता है, तो इसके अंदर आपका आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है, ठीक है? तो जो हेमोग्लोबिन है वो आपका आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है, एंड इसके माध्यम से ऑक्सीजन भी टिश्यू को सप्लाई होती है, और ऑक्सीजन मिलेगी तभी एनर्जी बनेगा, तभी शरीर और सेल फुर्ती रहेगा, है ना? अदरवाइज थकावट सब नजर आएंगी। और ये हेमोग्लोबिन कहाँ पर मौजूद होता है, इसको ध्यान रखना है, आरबीसी में, यानी कि रेड ब्लड सेल जो अभी हमने देखा, उसमें ये मौजूद होता है हेमोग्लोबिन। इसलिए हम बोलते हैं कि अगर हेमोग्लोबिन की कमी है मतलब खून की कमी है, मतलब आयरन की भी कमी है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, चौंद्रोसाइट्स। ये क्या है आपका चौंद्रोसाइट्स? तो बेसिकली ये सेल्स होते हैं जो कार्टिलेज बनाते हैं। कार्टिलेज क्या होते हैं? जो बोन्स है, बोन्स को कनेक्ट करने के लिए जो बीच में टिश्यू होती है, उसी को हम कहते हैं कार्टिलेज। और कार्टिलेज को बनाने वाला सेल कौन है? चौंद्रोसाइट्स। तो ये नाम अच्छे से याद रखना है। तो चौंद्रोसाइट आर द सेल्स दैट मेक कार्टिलेज, और कार्टिलेज क्या होता है आपका बोन्स को कनेक्ट करने के लिए जो बीच में टिश्यू मौजूद होती है, उसको हम कार्टिलेज कहते हैं, ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ से आपका ये टॉपिक भी खत्म हो गया है। तो अब तक आपको कैसा लग रहा है लेक्चर सीरीज, जल्दी से आप बताएं, आपको पसंद आ रहा है? और क्या आप डाउट फेस कर रहे हो, किस टाइप का लेक्चर आपको चाहिए, वो सब आप कमेंट सेक्शन में बताओ, हम उसे भी एड्रेस करेंगे। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस आया है, जल्दी से ठोको लाइक, और उसके बाद कमेंट में लिखो यस आई विल बी गोइंग टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन दिस ईयर। तो जल्दी से आप कमेंट में लिखो, अपना माइंडसेट बनाओ। माइंडसेट बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। डायरेक्शन देना पड़ेगा आपको सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले। तो जैसे आप मेडिसिन खाते हो सुबह और शाम में, उसी प्रकार से अगर आपको माइंडसेट चेंज करना है, तो फिर सुबह और शाम, खासकर जब उठने से पहले और सोने से पहले, या उठने के बाद भी आप कर सकते हो, लेकिन उस समय मेमोरी को आप जो इंस्ट्रक्शन देते हो, तो कहीं न कहीं वो इंस्ट्रक्शन को एग्ज़ीक्यूट करने के लिए आपका जो बॉडी है वो तैयार हो जाता है। आपने इसको बहुत बार ऑब्ज़र्व किया होगा, एक बार एक्सपेरिमेंट करके आप देखो, मज़ा आएगा, ठीक है? तो लेट्स मूव टू द न्यू टॉपिक, रेयर डिजीज़। इसमें तो कुछ ज़्यादा बताने लायक नहीं है। रेयर डिजीज़ मतलब जो रेयरली अकर करती है, बहुत ही कम संख्या में, बहुत ही कम पॉपुलेशन में ये डिजीज़ मौजूद होती हैं, तो उन्हें हम रेयर डिजीज़ कहते हैं। सिंपल सा शब्द है। उसके बाद आता है आपका फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स। ये बेसिकली जो दवाइयाँ हैं उसको बनाने के अलग-अलग तरीके हैं, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स। उसमें हम नहीं जाएँगे, लेकिन यहाँ पर एक फुल फॉर्म आपको याद रखना है, एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट। क्या होता है आपका एपीआई? जैसे जो दवाई है, ठीक है? तो दवाई में क्या होता है? जो मेन मटेरियल होते हैं जिसके कारण आपका दवाई असर करता है शरीर पर, उसको हम
एपीआई कहते हैं, यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। अगर दवाई में ये ना रहे तो दवाई कोई काम का नहीं, आप उसे खाओ या ना खाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दवाई भले ही बनाने में या वैक्सीन बनाने में हम वन ऑफ द टॉप लीडिंग कंट्री है, लेकिन एपीआई जो दवाई का रॉ मटेरियल है उस पर हम बाहरी देशों पर डिपेंडेंट है। किस पर ज़्यादा डिपेंडेंट है? चाइना पर। तो ये भी एक दिक्कत वाली बात है। तो ये हमने आपको बता दिया एपीआई के बारे में। फुल फॉर्म जरूर याद रखना है। तो क्या है फुल फॉर्म? जल्दी से आप रिकॉल करो। एक्टिव फार्मा और इंटर इंग्रेडिएंट, ठीक है। और टीबी के लिए हमने दो तीन मेडिसिन के नाम बताए थे आपको, आप बताओ। और 6 मंथ का जो ओरल ड्रग है टीबी के ट्रीटमेंट के लिए, वो उसका नाम क्या है? जल्दी से आप बताओ। तो आप धीरे धीरे जल्दी जल्दी प्रोसेसिंग करो अपने माइंड में, तो चीज़ें याद हो जाएंगी। तो आपको फिर से रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि आपको यहीं पर याद हो जाए और अच्छे से आप रिवाइज कर सको कंटेंट को। तो चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाँ, एक ये बात ध्यान रखना है, जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना है, आप कभी कभी देखते होंगे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र लगे रहते हैं, ठीक है, जहाँ पर आपको सस्ते दवाएं मिलते हैं। तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर का इनिशिएटिव है, याद रखना है। हेल्थ मिनिस्ट्री का नहीं है, तो डाउट नहीं होना चाहिए अगर पूछ दिया जाए, क्योंकि मिनिस्ट्री वाइज क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो एक कंसेप्ट है आपका बायोसिमिलर। बायोसिमिलर क्या है? जैसे कोई डिजीज है तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए लैब में दवाइयाँ बनाई जाती हैं, उस हिसाब से जब वो दवाई शरीर में जाता है तो अपना प्रोसेस कार्य शुरू करता है। लेकिन क्या हो, जब ये जो दवाई है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर बनाई जाने लगे, तो जब दवाइयाँ सिमिलर मेडिसिन्स जब ऑर्गेनिज्म के अंदर बनाई जाने लगती है, जो लगभग लगभग सिमिलर फंक्शन करता है, उसे हम बायोसिमिलर कहते हैं, है ना। मेडिसिन मेड इन ए लिविंग सिस्टम, तो हमारे मानव शरीर में भी हो सकता है या फिर ईस्ट में हो सकता है, वो तो टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करेगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और एक लाइन में, ठीक है। तो इट इज ए मेडिसिन विच इज वेरी सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन टू ए बायोलॉजिकल मेडिसिन। तो ये चीज़ें हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और ये सब देख रहे हो, आपको लग रहा होगा कि इतने सारे कंटेंट छूट रहे हैं, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ओनली द हाईलाइटेड कंटेंट इज इम्पॉर्टेंट, उसके अलावा कुछ भी नहीं। आप ध्यान से आप देख भी सकते हो, आपको पता भी चल जाएगा। ऑलरेडी आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग मोर देन 3 years एंड आई ऑल्सो रिटेन मेंस एग्जामिनेशन। तो इतना तो क्लैरिटी हो ही जाती है कि क्या क्वेश्चन आएंगे, कितने पॉइंट्स हमें एक्सट्रैक्ट करने हैं, कितने नहीं करने हैं, वो सब अनुभव ही बताता है, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक फूड फोर्टिफिकेशन की बात करते हैं। तो फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि भाई हम आर्टिफिशियल तरीके से जो फूड मटेरियल्स है उसमें न्यूट्रिएंट्स डाल देते हैं। तो क्या होगा, जब हम उन फूड मटेरियल्स को खाएंगे तो वो न्यूट्रिएंट्स हमारे अंदर जाएंगे, ठीक है। अब दवाई तो आप रोज रोज नहीं खा सकते विटामिन और न्यूट्रिएंट्स के सप्लीमेंट्स के लिए, तो आप जो रेगुलर बेसिस पे खाते हो वो तो खाना ही खाते हो। तो न्यूट्रिएंट्स को हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए आसानी से फूड फोर्टिफिकेशन किया जाता है। अब ये प्रोसेस समझना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आप समझो कि कितना बढ़िया आइडिया है ये। एक तो ये कि हमारा स्टेपल फूड क्या है? राइस है। मोस्टली राइस खाया जाता है ऑल ओवर द कंट्री। तो राइस को फोर्टिफाई कर दिया जाता है विद द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स, ताकि कोई भी व्यक्ति राइस खाए तो वो न्यूट्रिएंट्स जो इसेंशियल है शरीर के लिए, चाहे आपका B12 का न्यूट्रिएंट्स हो, ठीक है, आयरन हो, वो कहीं ना कहीं मानव शरीर में आ जाए। तो इससे हम न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी को फाइट कर सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका हुआ कि नहीं हुआ? तो ये चीज़ आपको समझना है। तो फूड फोर्टिफिकेशन या फोर्टिफिकेशन का मतलब हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के कंटेंट को बढ़ा दिया है फूड में, ठीक है। और भारत में इसे रेगुलेट करने वाला एक एजेंसी है, नाम है आपका FSSAI, यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और आप हमें बताओ कि ये स्टेटूटरी बॉडी है कि नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये किस एक्ट के तहत क्रिएट हुई है। और फिलहाल अभी राइस फोर्टिफिकेशन किया जाता है, और आप जो राइस खाते हो वो कहीं ना कहीं फोर्टिफाइड राइस ही होती है।
ठीक है। और हम राइस में कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को इनरिच करते हैं, जैसे आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, इन सबको डाला जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है। बेनिफिट्स मैंने आपको बता ही दिया है। अगर बेनिफिट्स आए फूड फोर्टिफिकेशन का तो आपको लंबा सोचना है, दूर का सोचना है। अब चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, बायो फोर्टिफिकेशन। बायो फोर्टिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि हम आर्टिफिशियली तो ग्रो नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो क्रॉप्स हैं उसी में हम न्यूट्रिएंट्स ग्रो करवा दे रहे हैं, तो उसी को हम बायो फोर्टिफिकेशन कहते हैं। एक शब्द में आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है आपका ट्रांस फैट। ट्रांस फैट काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है, और एक प्रकार से ये फैट ही है। यानी कि अब आप कुछ ऐसे फूड खाते हो, जैसे लेट्स से कि केक, बर्गर, मतलब ये सब चीज़ें खाते हो, तो इसमें ट्रांस फैट होते हैं। तो ये शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। हालांकि कुछ लेवल का ट्रांस फैट सही होता है, लेकिन जो आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं ट्रांस फैट शरीर के लिए हानिकारक है। तो सिंपल से भाषा में अगर देखें तो ये आपका अनसेचुरेटेड फैट्स हैं, और वेजिटेबल ऑयल्स से ये प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, और इट कैन बी नेचुरली अकरिंग, इट कैन बी इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड, और इससे आपका हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक, ये सब कॉमन घटनाएं हो सकती है अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा ट्रांस फैट को कंज्यूम कर रहा है। और ध्यान रखना है कि WHO का एक रिप्लेस प्रोग्राम था, जिसके तहत ट्रांस फैट को रिप्लेस करना था बाय 2023। तो ये आप ध्यान रख सकते हो, और बस इतना ही समझना है, इसके अलावा कुछ नहीं। FSSAI के बारे में मैंने आपको बताया। जो मैंने क्वेश्चन पूछा है आप जल्दी से कमेंट में आंसर करें। उसके बाद टॉपिक आता है आपका नॉन शुगर स्वीटनर्स। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के ऊपर क्वेश्चन BPSC ने पूछा है, तो आपको बस कुछ एग्जांपल याद रखना है, और एक दो पॉइंट याद रखने हैं कि सबसे हाईएस्ट स्वीटनर जिसमें मिठास सबसे ज़्यादा होती है वो है आपका एलिटैम। ठीक है, तो एलिटैम कंसिस्ट ऑफ द हाईएस्ट स्वीटनर। और कुछ आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं आपके स्वीटनर्स के, जैसे एस्पर्टैम है, नियोटैम है। ज़्यादा नहीं, दो तीन अगर नाम आ जाए याद तो आप टिक मार सको कि ये सब है जो है आपके आर्टिफिशियल स्वीटनर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जो भी मैंने हाईलाइट नहीं किया है उसको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, वो क्वेश्चन वहाँ से आने ही वाले नहीं हैं। तो देर इज़ नो नीड टू बी इंटेंस मोड कि सर ने ये नहीं पढ़ाया, ये कवर नहीं किया। ये सब इम्पॉर्टेंट है ही नहीं, इसलिए हमने आपको कवर नहीं करवाया है। तो बस आप ट्रस्ट करो प्रोसेस पर, ध्यान से सुनते जाओ, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आप जवाब दीजिए, और आराम से आपका साइंस एंड टेक में आप देखना कि आप अच्छे करोगे और लोगों से। ठीक है, तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, एंड आपको बस सुनना है ध्यान से। कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे तो आपको नोट करना है। PDF के लिए आप जरूर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, और वहाँ पर आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ऑर्गेन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन, नो नीड। हाँ, एक जो टॉपिक है यहाँ पर आपका आता है जेनो ट्रांसप्लांटेशन। तो ट्रांसप्लांटेशन मतलब क्या हुआ, जो ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन्स है, लेट्स से किसी ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन्स खराब हो गए तो उसको बेसिकली दूसरे का ऑर्गन्स चाहिए होगा। तो दूसरे का ऑर्गन्स या तो आपका एनिमल का ऑर्गन लगा दो या फिर ह्यूमन का ऑर्गन लगा दो, अगर ह्यूमन की बात करें तो बेसिकली इसमें जेनो ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है कि जो नॉन ह्यूमन टिश्यूज है या नॉन ह्यूमन ऑर्गन्स हैं, लेट्स से कि आपका पिग के कुछ स्किन हो गए, या फिर पिग के कुछ किडनी हो गए। ठीक है, अब ह्यूमन को ज़रूरत है तो हमने ह्यूमन में लगा दिया, या जो स्किन बर्न हो गया किसी का, तो भाई अगर आपको स्किन चाहिए तो पिग के स्क्रीन लगा दिए गए। तो ये आपका होता है जेनो ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, तो इम्प्लांटेशन और इन्फ्यूजन ऑफ नॉन ह्यूमन टिश्यू और ऑर्गन्स इनटू द ह्यूमंस, ये चीज़ें हैं, तो आप आसानी से समझ गए होंगे। अब है ई सिगरेट्स। ई सिगरेट्स आपको पता है बेसिकली क्यों आया था, तो जो आपके नॉर्मल सिगरेट्स होते हैं उसको रिप्लेस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा शुरुआत में प्रचार प्रसार हुई थी कि ये कोई नुकसानदेह नहीं है, या ये आपके सिगरेट की लत को छुड़ा देगा। एंड इफ़ यू आर टेकिंग सिगरेट प्लीज़ माइंड लीव इट, छोड़ दो, इससे बेहतर लाइफ आप जी सकते हो, शांति वाली। देर इज ए नो नीड टू बी इन हरी टू टेक दिस टाइप ऑफ कंटेंट। ठीक है,
तो अगर हम बात करें ई सिगरेट्स की, तो यहाँ पर आपका क्या कंटेंट मिलता है ई सिगरेट में? एक तो निकोटाइन, निकोटाइन काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रहता है, और एक है आपका फ्लेवरिंग एजेंट लाइक डायसिटाइल। उसके बाद कैंसर कॉजिंग केमिकल्स, आप देख रहे हो ये सब ई सिगरेट में भी होते हैं। तो सिर्फ नाम का कंपनी प्रचार करती है कि भाई इससे आपकी सिगरेट की लत छूट जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन आप देख सकते हो इतने हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। एंड इंडिया में ई सिगरेट बैंड है, ध्यान रखना है आपको। देयर इज ए टोटल बैन ऑन ई सिगरेट्स इन इंडिया, और इसमें हैवी मेटल सभी मिलते हैं। तो आपको बस याद रखना है कि हाँ, सिगरेट सब में निकोटीन होते हैं, डायसिटल होते हैं, ये सब होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है, कैंसर काउजिंग है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज योर बेसिकली वन लाइनर एमसीक्यू बन सकता है इससे, इसलिए मैंने इसे हाईलाइट किया है, द बिग कैच अप। तो ये बेसिकली WHO एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि जो वैक्सीनेशन है उसको ऑल ओवर वर्ल्ड में फैलाया जाए एमंग द चिल्ड्रेन, ताकि जो वैक्सीनेशन बूस्ट हो और जो भी डिजीज काउज करते हैं उससे प्रिवेंट किया जा सके। सिंपल से शब्द है, द बिग कैचअप इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है? बूस्टिंग द वैक्सीनेशन। ठीक है, तो अब आपका लगभग लगभग मेजॉरिटी ऑफ टॉपिक खत्म हो गया है। अब यहाँ पर कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको बस ध्यान रखना है कुछ डिजीज के नाम, ठीक है। और जैसे इस प्रकार 69th BPSC में टेनियसिस के बारे में पूछ लिया, तो क्या पता चिकनगुनिया के बारे में पूछ ले, काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहता है, और अभी तो बरसात का भी सीजन चल रहा है, ठीक है। तो ये बातें हो गई। तो एक तो है आपका वायरल डिजीज, तो अभी हम जो भी पढ़ेंगे वो वायरल डिजीज ही होगा, तो आप एक सीरीज में याद रख सकते हो, ठीक है। तो चिकनगुनिया क्या न्यूज है? तो वर्ल्ड का पहला वैक्सीन चिकनगुनिया के लिए बना दिया गया है। किसने बनाए हैं? यूएस की कंपनी है, और जो वैक्सीन का नाम है इक्स चिक। तो आपको नाम जरूर ध्यान रखना है कि वर्ल्ड की पहली वैक्सीन चिकनगुनिया की बनाई गई है, उसका नाम क्या है? इक्स चिक, ठीक है। और अगर हम बात करें चिकनगुनिया की, तो ये आपका चिकनगुनिया वायरस के कारण काउज होता है, मॉस्किटो कैरियर होता है। एक तो होता है कैरियर, कैरियर मतलब जो उस वायरस को लेकर जा रहा है, जैसे मच्छर है, ठीक है। तो मच्छर बहुत सारे वायरस को कैरी करता है। उसमें भी क्या, मच्छर के बहुत सारे टाइप्स है, एडिस एजिप्टी, ठीक है, और भी वेरियस टाइप्स है वायरस के, मॉस्किटो से। तो वो कैरियर करता है और वायरस को कैरी करता है। तो लेट से कि मच्छर ने काटा, ठीक है, उसके अंदर लेट से आपका ये चिकनगुनिया का वायरस था, तो व्यक्ति के अंदर चिकनगुनिया हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से जीका वायरस, तो जीका वायरस जो है वो भी चमगादड़ कैरी करता है, ठीक है। उसी प्रकार से येलो फीवर, ये जो आपका येलो फीवर है वो एडिस एजिप्टी जो मॉस्किटो है वो कैरी करता है, तो वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है मानव के शरीर को, ठीक है। तो जो ट्रांसमिशन काउज करता है यानी कैरियर जो है वो आपका एडिस एजिप्टी मॉस्किटो है, तो ये ध्यान रखना है, दो तीन नाम। उसके बाद देख लो आप जीका वायरस, तो जीका वायरस भी आपका एडिस मॉस्किटो के ही कारण होता है। तो मैंने आपको शायद स्लिप ऑफ द टंग हो गया होगा, यहाँ पर आपका बैट्स नहीं बल्कि आपका एडिस मॉस्किटो ही आपका कैरियर है, ठीक है। तो जीका वायरस, एडिस मॉस्किटो, ध्यान रखना है आपको। और ये जो आपका डेंगू होता है वो भी आपका एडिस एजिप्टी मॉस्किटो के द्वारा ही होता है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। फिर आपका एक स्वाइन फ्लू H1N2 जिसको हम कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था यूके में। तो अगर पूछा जाए H1N2 क्या है? स्वाइन फ्लू। और एक आता है आपका लंपी स्किन डिजीज, ये बेसिकली कैटल सबको होता है, जो आपके गाय भैंस हैं उन सब में ये लंपी स्किन डिजीज आता है, और ये भी वायरल इन्फेक्शन है, बस एक लाइन में याद रखना है। हेपेटाइटिस सी, तो हेपेटाइटिस A B C आपने नाम सुना होगा, आपने वैक्सीन भी लिया होगा हेपेटाइटिस का बचपन में। तो ये क्या होता है, अगर ये वायरस इन्फेक्ट कर दिया आपको, तो आप समझो कि लीवर को ये अफेक्ट करता है डायरेक्टली, तो हेपेटाइटिस इज रिलेटेड टू लीवर, ठीक है। तो इट इज़ ए वायरल इन्फेक्शन अफेक्टिंग द लिवर, मैंने बताया है। ध्यान ये रखना है कि हेपेटाइटिस सी के लिए वैक्सीन नहीं है, हालांकि हेपेटाइटिस A और B के लिए वैक्सीन उपलब्ध है। उसके बाद हम चलते हैं निपाह वायरस के बारे में। निपाह वायरस काफ़ी ज़्यादा खतरनाक, खूंखार, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था, और मोस्टली ये सब अफ्रीकन कंट्री में ज़्यादा न्यूज में रहते हैं, ठीक है। तो ये जूनोटिक वायरस है, जूनोटिक मतलब
एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होते हैं, फिर ह्यूमन से ह्यूमन में भी ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो ये है आपका जूनोटिक वायरस, ठीक है, ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। और इसका कैरियर कौन है, तो फ्रूट बैट्स, जो चमगादड़ होते हैं वही, ठीक है। तो ये काम आपका ख़त्म। आप देखो कितनी आसानी से हमने लगभग लगभग सारे डिजीज़ के टॉपिक को ख़त्म कर दिए हैं, हेल्थ के टॉपिक को ख़त्म कर दिए हैं, वो भी पिछले 1.5 सालों का। तो पिछले 1.5 सालों का टॉपिक आपका ख़त्म हो रहा है करंट अफेयर्स का, साइंस एंड टेक का। तो इसके बियॉन्ड आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। और विजन आईएएस का मैगजीन तो मैंने आपको बताया कि ट्रस्ट कर सकते हो। इससे पहले 69th बीपीएससी में लगभग लगभग क्वेश्चंस मैच करते हैं, इससे आप चेक कर लेना, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ विदाउट एनी प्रूफ, आप चेक कर लेना, मैं प्रूफ भी लेकर आऊँगा और आपको दिखाऊंगा कि क्वेश्चंस कहाँ से आए साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स के। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरस। तो ये आपका H1N1 फ्लू, ये आपका स्वाइन फ्लू होता है। अभी मैंने H1N2 की बात करी, ये भी स्वाइन फ्लू होता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और H9N2 की बात करें तो एवियन इन्फ्लुएंजा, यानी कि बर्ड फ्लू। एवियन मतलब बर्ड, ठीक है, तो बर्ड फ्लू कहते हैं इसको। उसके बाद है आपका लिम्फेटिक फिलरेसिस। ये आपने नाम बहुत बार सुना होगा, फिलरेसिस की बीमारी। इसके कारण क्या होता है, जो व्यक्ति का बॉडी पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा मोटा हो जाता है, जैसे एलिफेंट की तरह व्यक्ति का पैर दिखने लगेगा। तो ये आपका लिम्फेटिक फिलरेसिस कहलाता है। और ये भी कहीं ना कहीं आपका पैरासाइट्स के कारण काउज होता है। और आप हमें बताओ कमेंट सेक्शन में, पैरासाइट्स, वायरस और बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इट इज काउज्ड बाय द पैरासाइट नेमाटोड्स। नाम जरूर याद रखना है आपको, नेमाटोड्स। और इसके कारण क्या होते हैं, पैर हाथी के जैसे मोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। और देयर इज ए टारगेट कि हम लिम्फेटिक फिलरेसिस को एलिमिनेट करें बाय 2027। तो ये टारगेट भी आपको ध्यान रखना है। जो मैंने हाईलाइट किया है बस उसी को पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने डिटेल से इसे कवर किया है। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, देयर इज नो नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। उसके बाद है आपका मैक्रोफेजेस। बस ये कीवर्ड नाम याद रखना है कि मैक्रोफेजेस की बात करें तो दीज आर ए टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। जैसे आपका जो ब्लड होता है इसमें आपका आरबीसी डब्ल्यूबीसी होता है। तो डब्ल्यूबीसी जो होता है वो आपका इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो जो मैक्रोफेजेज है वो भी आपका एक प्रकार से डब्ल्यूबीसी है, वाइट ब्लड सेल। और ये कहीं ना कहीं इन्फेक्शन के खिलाफ हमें इम्यूनिटी या डिफेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। जब इन्वेडर आएगा तो फिर आपका ये एक्टिव हो जाएगा। ये बेसिक चीज़ है आपका। उसके बाद आपका है सेरेविक वैक्सीन। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहा था, आपने भी सुना होगा सेरेविकल कैंसर के बारे में, ठीक है। तो सेरेविकल कैंसर बहुत ही एक घातक बीमारी होती है, कैंसर की ही बीमारी है, जो सेरेविक में देखने को मिलता है। सेरेविक बेसिकली वेमेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसके लिए वैक्सीन वैसे उपलब्ध है। आपको लगेगा कि नहीं ये तो कैंसर है, इसके लिए क्या ही वैक्सीन उपलब्ध होगा, नहीं, इसके लिए वैक्सीन उपलब्ध है। और भारत ने भी इसकी दिशा में काफ़ी सफलता हासिल किया है। और भारत का पहला इंडिजीनियस क्वाड्रिवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन डेवलप किया गया है ताकि सेरेब्रल कैंसर की रोकथाम की जा सके। तो ये जो सेरेब्रल कैंसर है इट इज़ कॉज्ड बाय द वायरस जिसका नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और HPV इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड एंड ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद आता है आपका इनवर्स वैक्सीन का कंसेप्ट। एक तो होता है वैक्सीन का कंसेप्ट, क्या होता है, वैक्सीन हम जो देते हैं क्यों देते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर फॉरेन इन्वेडर आ गए हैं, अटैकर्स आ गए हैं, चाहे वो बैक्टीरिया वायरस कुछ भी हो, तो ये जो वैक्सीन है उससे फाइट कर सके, बेसिकली एंटीबॉडी बनाकर फाइट कर सके। लेकिन क्या हो जब हमारे शरीर के अंदर इम्यूनो ऑटो इम्यून डिजीज हो जाए। ऑटो इम्यून डिजीज मतलब हमारा जो स्वस्थ शरीर है उसके अंदर जो सेल है, ठीक है, उस स्वस्थ सेल को, हेल्दी सेल को ही हमारा बॉडी डिस्ट्रॉय करने लगे, हमारा जो WBC है वो डिस्ट्रॉय करने लगे। तो ये हो गया आपका ऑटो इम्यून डिजीज। इसमें क्या हो रहा है, हमारा शरीर ही हमारे सेल को, अच्छे सेल को डिस्ट्रॉय कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको गलत फहमी हो गई है कि भाई ये जो है फॉरेन इन्वेडर है या फिर ये हमारे शरीर के लिए सही नहीं है। तो ये होता है आपका ऑटो इम्यून डिजीज। तो
उसके लिए तो हम वैक्सीन नहीं दे सकते, क्योंकि वैक्सीन तो और एक्टिवेट कर देगा, इसलिए हम कंसेप्ट लाते हैं इन्वर्स वैक्सीन का। तो इन्वर्स वैक्सीन में क्या होता है कि हम बोलेंगे शरीर को, मतलब वैक्सीन दिया जाता है तो शरीर को ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि भाई तुम इसको भूल जाओ, मतलब जिस सेल के खिलाफ तुम लड़ रहे हो उसको भूल जाओ। तो फिर वो जो आपका फाइटर है वो भूल जाएगा, WBC जो भी है, और फिर वो डिस्ट्रॉय नहीं करेगा हमारे हेल्दी सेल को, तो हमारा जो शरीर है वो बच जाएगा, हम इम्यून हो जाएंगे। तो ये बेसिक है कंसेप्ट आपका इनवर्स वैक्सीन का। ठीक है, तो इट इज़ गिवन अगेंस्ट ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज यानी कि जो हमारे खुद के शरीर को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है अच्छे सेल्स को भी। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद एक टॉपिक है आपका हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी एक लाइन में याद रखना है, इसके माध्यम से हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रिपेयर करते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ये भी आपका ख़त्म हो गया। तो आप समझ सकते हो कि लगभग लगभग आपका अच्छा खासा पेज ख़त्म हो गया है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। एक है आपका एज मार्क। तो एज मार्क अगर आप नाम सुनते हो, अगर क्वेश्चन आता है एज मार्क इज रिलेटेड टू व्हाट, तो जैसे हमारे इंडियन फार्मर्स से वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते हैं, अब उसकी क्वालिटी क्या है क्या नहीं है, अगर एक्सपोर्ट करना है तो कुछ सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है, तो एज मार्क सर्टिफिकेशन आ जाता है वहाँ पर। ठीक है, ये बेसिकली मैंने आपको बताया। और फर्स्ट ये जो आपका FSSAI है, इसके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया था, मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, तो आप यहाँ पर आंसर देख सकते हैं। ठीक है, तो होप आप हमारे लेक्चर सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आप समझ पा रहे हो जो हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। और बस आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। जल्दी से कमेंट ठोकिए, लाइक ठोकिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल के बीच। टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, हैबी श्योर। तो ये हैबी श्योर क्या है, ये भी ध्यान रखना है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। इंडिया ने खुद से हेपेटाइटिस ए वैक्सीन डेवलप कर लिया है और उसका नाम है आपका हैबी श्योर। ठीक है, तो एक लाइन में याद रखना है, कौन सी कंपनी ने इसे डेवलप किया है, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड। तो ये आपका कंपनी ने डेवलप किया है, तो ये ध्यान रखना है। और ये आप देख सकते हो, ये जो हेपेटाइटिस के टाइप है ABCDE, इसमें आप देख लो जो सी का वैक्सीन है वो अवेलेबल नहीं है, मैंने आपको बताया था। तो बस एंटीवायरल मेडिसिन से दिए जाते हैं। उसके बाद ABDE के वैक्सीन उपलब्ध है। तो अभी क्या न्यूज में है कि ए के लिए भारत ने वैक्सीन विकसित किया है जिसका नाम है आपका हैप्पी श्योर। ठीक है, उसी प्रकार से आप हमें बताओ, अभी जो हमने आपसे पूछा था कि सर्विकल कैंसर को ट्रीट करने के लिए भारत ने खुद से वैक्सीन बनाया है, क्या नाम है उस वैक्सीन का, रिकॉल करो जल्दी से आप। ठीक है, कौन से हेपेटाइटिस के लिए आपका वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, क्या वो ABC है, क्या है, जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में बताओ। ये देखो सर्विकल कैंसर का टॉपिक फिर से रिपीट हो गया है, तो देर इज़ नो नीड टू रिपीट दिस टॉपिक अगेन, मैंने ऑलरेडी आपको इस पर लेक्चर प्रोवाइड किया है। एक है आपका ल्यूप्रेसी। ल्यूप्रेसी आप सुनते हो, लकवा मार देना। ठीक है, किसी व्यक्ति को, बूढ़े बुजुर्ग को जनरली ये लकवा ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि उनकी शरीर कमज़ोर होती है। तो ये चीज़ें हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। ल्यूप्रेसी की बात करें तो इसको हैंसन्स डिजीज भी कहते हैं, हैंसन्स डिजीज। ठीक है, क्रॉनिक डिजीज है, यानी कि एक बार हो गया तो लंबे समय तक चलेगा, ठीक हो या ना हो इसका कोई अता पता नहीं, हो सकता है भविष्य में ठीक भी हो जाए अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट हो तो इट कैन बी काउज्ड बाय बैक्टीरिया कोल्ड माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। तो नाम से पता चल रहा है लेप्रे, और लेप्रे से हो गया आपका लेप्रोसी, और इसी को हम हैंसन डिजीज भी कहते हैं। तो इसके लिए ट्रीटमेंट जो है वो है आपका मल्टी ड्रग थेरेपी, यानी कि विभिन्न दवाइयाँ दी जाती हैं। और ध्यान रखना है आपको, देयर इज अ टारगेट कि हम जीरो ट्रांसमिशन ऑफ लेप्रेसी को अचीव करें बाय 2027। जियो ट्रांसमिशन मतलब भले ही हो सकता है डिजीज की संख्या हो लेप्रेसी का, लेकिन ट्रांसमिशन ना हो, यानी कि पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन जीरो हो जाए। तो एक तो होता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब एक भी केस है भी नहीं और इंडिविजुअल्स भी लेप्रेसी के शिकार नहीं है। और एक है आपका भाई ट्रांसमिशन जीरो हुआ है, मतलब केसेस तो हैं इंडिया में लेट से, लेकिन वो अब स्प्रेड नहीं हो रहा है ह्यूमन टू ह्यूमन। तो ये आपका होता है लिप ट्रांसमिशन और एलिमिनेशन के बीच डिफरेंस। और 2027 तक आपका लेप्रेसी को इंड करने का टारगेट है। और जल्दी से आप बताओ हमें कि टीबी को इंड करने का टारगेट क्या है, लिम्फेटिक फिलेरिसिस को इंड करने का टारगेट क्या है, जल्दी से रिकॉल करो आप, हमने आपको क्वेश्चन पूछे थे पहले भी। ठीक है,
तो इससे आपका रिकॉर्डिंग पावर मजबूत होगा, आप आराम से और अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, मजबूत हो जाएगा आपका टॉपिक, यहीं पे आपको हम रटवा देंगे, है ना। चलिए ठीक है, यहाँ तक हमने कवर किया। उसके बाद है आपका रोहडामाइन बी। तो रोहडामाइन बी बेसिकली एक केमिकल आप कह सकते हो जो कलरिंग एजेंट यानी कि कलर प्रदान करने के लिए किया जाता है यूज, जैसे टेक्सटाइल को, पेपर को, लेदर को, इन सब चीज़ों, ठीक है। फिर है आपका मॉस्क्यूरिक्स, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या कंटेक्स्ट है, तो कैमरून जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, कहाँ पर है, जल्दी से मैप पर टपकिए आप, और ग्लोबल मैप, अफ्रीका में जाइए, अफ्रीका में आप वेस्टर्न पोर्शन ऑफ द अफ्रीका जाइए, वहाँ पर आपको कैमरून मिलेगा, आप लोकेट करिए और आप हमें बताओ कि कॉन्गो बेसिन कौन कौन से देशों से ट्रेवल करता है, कौन कौन से देशों को कवर करता है कॉन्गो बेसिन, उसके बारे में आप ज़रूर बताएं, ठीक है। तो जो कैमरून है वो पहला देश बन गया है जिसने मॉस्क्यूरेक्स वैक्सीन को दिया है, और ये जो मॉस्क्यूरेक्स है ये वर्ल्ड का पहला मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम है जो बच्चे को दिए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, कैमरून का नाम याद रखना है, मॉस्क्यूरेक्स का नाम याद रखना है। तो अगर पूछ दिया जाए द वर्ल्ड्स फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन, तो वहाँ पर आपका मॉस्क्यूरेक्स, ठीक है। उसके बाद आपका लगभग लगभग टॉपिक खत्म है। ये सब आप देख सकते हो डिफेंस के सेक्शन में मैंने कवर करवाया, इसलिए मैं यहाँ पर कवर नहीं करवा रहा, तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि ये क्या है क्या नहीं है। तो एक्चुअली हमने बेसिकली कवर ऑलरेडी करवा दिया है आपको डिफेंस के टॉपिक में, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये डिफेंस वाला सेक्शन, वो बेसिकली पेज को हम जब एक साथ कर रहे थे तो इसलिए कुछ कुछ सेक्शंस उसके यहाँ पर आ गए हैं। अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक इथाइलिन के बारे में। इसके बारे में क्वेश्चंस आप सुनते भी हो, बीपीएससी ने इस पर क्वेश्चन भी पूछा है। तो जब हम इथाइलिन की बात करते हैं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, यानी कि प्लांट के ग्रोथ को ये प्रमोट करता है। और इथाइलिन जो है वो जो फ्रूट्स होते हैं उसको पकाने में मदद करता है। तो आप देखते हो कि आम पक रहे हैं तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द इथाइलिन, ठीक है। तो एक तो प्लांट ग्रोथ, उसके बाद आपका फ्रूट रिपनिंग, उसके बाद रूट्स ग्रोथ, और फ्लावरिंग में भी मदद करता है। तो इथाइलिन के बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। और ये सब तो हो चुका है आपका। नाउ मिथेनॉल के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मिथेनॉल को हम वुड अल्कोहल कहते हैं और कलरलेस है, यानी कि आप हवा में अगर मिथेनॉल है तो आप उसे देख भी नहीं सकते, बिकॉज कलरलेस है, पता नहीं चलेगा। इट कैन बी यूज्ड इन सिंथेटिक डायस्टफ, फार्मास्यूटिकल्स, परफ्यूम्स, परफ्यूम्स में भी मेथनॉल यूज होते हैं। आपको पता है ना कि जो परफ्यूम्स है उसमें अल्कोहल यूज होते हैं, तो अगर आप इसको आ, आग के सामने लेकर जाओगे तो ये फिर आपका जल जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ें हो गई आपकी। उसके बाद आ, ये कवर हो चुका है आपका। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका एमआरआई, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में ही ब्रेन इंटरफेस मैपिंग के बारे में क्वेश्चन भी पूछा था आपसे। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग टेक्नोलॉजी, तो इसके माध्यम से हम माइंड की पूरी पूरी एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं, ताकि अगर किसी व्यक्ति का ब्रेन डैमेज या ब्रेन में कुछ इश्यू है तो उसको पकड़ा जा सके। तो एमआरआई, ठीक है, काफ़ी बड़ी मशीन होती है, काफ़ी महंगी होती है, इसलिए हर हॉस्पिटल में आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो क्या न्यूज है, तो बेसिकली वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पावरफुल एमआरआई स्कैन मशीन आपका ह्यूमन ब्रेन की स्कैनिंग की है, जिसका नाम है आपका इशॉल्ट। तो अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल एमआरआई स्कैन किसके द्वारा की गई है, इशॉल्ट के द्वारा की गई है जो नाम है, ठीक है। और जो आपका एमआरआई में टेक्नोलॉजी होता है उसमें क्या होता है, मैग्नेट्स और रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें कोई रेडिएशन का इफेक्ट नहीं होता है कि शरीर में रेडिएशन आ जाएगा तो शरीर को डैमेज कर देगा, ठीक है। लेकिन एक्सरे में क्या होता है, रेडिएशन, एक्सरे इट सेल्फ रेडिएशन। तो अगर लंबे समय तक एक्सरे से एक्सपोज रहें तो फिर वो दिक्कत काउज कर देगा, ठीक है। फिर एक आपका मेनिंगिटिस। तो मेनिंगिटिस किस लिए न्यूज में है, क्योंकि जो नाइजीरिया है, नाइजीरिया का फिर मैप आप जाकर देखो कहाँ पर है, ईस्ट अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, नॉर्थ या साउथ अफ्रीका। बस आप हमें ये भी बता दो कि कौन से डायरेक्शन में, तो भी हम समझ जाएंगे यस यू हैव द कमांड ओवर द मैपिंग, ठीक है।
तो नाइजीरिया पहला देश बन गया है इन द वर्ल्ड टू इंट्रोड्यूस मेन 5CV वैक्सीन। ठीक है, और ये मेन 5CV वैक्सीन बेसिकली मेनिंजाइटिस को डील करने के लिए वैक्सीन है। और मेनिंजाइटिस अगर काउज होता है तो उसके कारण सूजन आ जाती है ब्रेन के आसपास के इलाके में, स्पिनल कोड में। स्पिनल कोड मतलब रीढ़ की जो हड्डी होती है उसको हम स्पिनल कोड कहते हैं। ठीक है, ये आपका ख़त्म, और लगभग लगभग आपका टॉपिक ख़त्म होने वाला है। नाउ WHO ने यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सोडियम के खाने की एक बेंचमार्क सेट की है। आपको पता है कि जो नमक है हम ज़्यादा नहीं खा सकते, देयर इज़ ए लिमिट। अगर ज़्यादा खाएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर सब हाई हो सकता है, ओबेसिटी जैसी सिचुएशन आ सकती है। इसीलिए एक जो रिक्वायर्ड एंड परमिशेबल लिमिट है उसी में हमें खाना चाहिए। तो WHO का रिकमेंडेशन है कि कोई भी व्यक्ति लगभग 2000 mg पर डे ऑफ सोडियम ही इंटेक करे, उससे ज़्यादा नहीं, या फिर 5 ग्राम पर डे साल्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद है आपका कोरोना वायरस नेटवर्क, कोवी नेट। तो कोवी मतलब कोरोना वायरस और नेट मतलब नेटवर्क। तो WHO ने कोवी नेट लॉन्च किया है, और ये बेसिकली जो वेरियस लेबोरेटरीज ऑपरेट कर रहे हैं कोविड-19 के एनालिसिस रिसर्च सब के लिए, ठीक है, तो उसको इंटीग्रेट करता है। तो एक प्रकार से दूसरे देश के लेबोरेटरी में जो एक्सपर्टीज है उनका एक्सपर्टीज दूसरे लेबोरेटरी के साथ साझा किया जा सकता है। ठीक है, इससे क्या होगा, सर्वेलेंस और मजबूत होगा और अच्छे से हम मेडिसिन वैक्सीन बना सकते हैं। ये सब कुछ चीज़ें हैं। तो इसी के साथ आपका सारा हेल्थ का टॉपिक ख़त्म होता है यहीं पर। होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है किसी भी टॉपिक में, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वी आर हेयर टू हेल्प यू। आपके वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको PDF चाहिए तो प्लीज़ गो टू द टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर आप PDF डाउनलोड करें। एंड अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है, आप ज़रूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आने वाले समय में हम बिहार स्पेशल कंटेंट लाने वाले हैं, जो कि वन स्टॉप कंटेंट होगा। इससे बियॉन्ड आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जो भी आपका इम्पॉर्टेंट रेफरेंस बुक्स होते हैं बिहार स्पेशल के लिए, उन सब के मटेरियल्स आपको कवर मिल जाएंगे और आपको डाउट भी नहीं होगा। ठीक है, इंक्लूडिंग द PYQ। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। जल्दी से आप कमेंट में लिखो, येस आई विल बी गोइंग टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन डेफिनेटली। एक माइंडसेट आपको बनाना है, डेफिनेटली आपका क्लियर होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट अगेन।